नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो मध्यम जो श्रेणी है सक्रियता श्रेणी के अंदर जो मध्यम वर्ग के जो धातु हैं उन धातुओं को किस तरह से निष्कर्षण किया जाए। तो इसमें आयरन, जिंक, लेड और कॉपर ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। प्रकृति में ये धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट के एस के रूप में पाई जाती है, यानी कि सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में ये धातुएँ पाई जाती है। इनके सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, यानी कि जो सल्फाइड और कार्बोनेट से हम अगर धातु को प्राप्त करें और ऑक्साइड से प्राप्त करें तो ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। अतः हम अपचयन से पहले धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलते हैं, यानी कि उनको पहले हम सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलेंगे। और ऑक्साइड में बदलने की दो विधियां हैं, या एक तो भर्जन और दूसरी है निस्तापन। तो देखिए भर्जन विधि में क्या करते हैं अपन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि भर्जन जो ऐसी है जिसमें वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर इनके सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है और इनको ऑक्साइड में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। जैसे देखिए ZnS जिंक सल्फाइड, इसको हम कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो जिंक जो सल्फाइड है ZnS, जब इसको अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, तो ये जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO बना लेता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड को हमने क्या किया, भर्जन विधि की सहायता से प्राप्त किया जिंक सल्फाइड से। तो इस प्रकार की विधि भर्जन विधि कहलाती है, जिसमें वायु की उपस्थिति में इनके सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है। अब देखिए निस्तापन क्या है। तो कार्बोनेट की जो अयस्क है उनको सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके उनके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। यानी कि निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है, सीमित वायु की उपस्थिति में इनको गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन हमेशा सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। तो इस प्रकार का अंतर है निस्तापन और भर्जन में। और इसमें जो निस्तापन है वायु सीमित वायु की उपस्थिति में कराया जाता है। तो देखिए इसमें जिंक कार्बोनेट जो है ZnCO3, इसको अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग विमुक्त हो जाती है। तो इस विधि में और उस विधि में, यानी कि भर्जन और निस्तापन में मात्र दो अंतर है। एक तो भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, जबकि निस्तापन कार्बोनेट अयस्क का, भर्जन में वायु की उपस्थिति में जबकि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में मध्य स्थित धातुओं को अब हमने इनको ऑक्साइड में बना लिया। अब ऑक्साइड को किसी उपयुक्त अपचायक की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो यानी कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन जैसे अपचायक के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, देखिए यहाँ से जो ZnO का Zn में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट जाती है Zn से, तो और जिंक में अपचयित हो जाता है। यहाँ अपचायक के रूप में कार्बन कार्य करता है और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस तरह से ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है और अपचायक का काम कर रहा है यहाँ पे कार्बन। तो इस प्रकार से ZnO प्लस कार्बन बराबर जिंक धातु प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यानी कि हमने इस विधि द्वारा हमने जिंक धातु को प्राप्त कर लिया है, साथ ही साथ इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है। तो यहाँ अपचयन हो रहा है ZnO का Zn में और हमें जिंक धातु प्राप्त हो रही है। अब देखिए कुछ धातु जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करके भी हम मैग्नीज को प्राप्त कर सकते हैं, और इन अभिक्रियाओं में बहुत अधिक ऊष्मा विमुक्त होती है, इसलिए ये धातुएं पिघल जाती है। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4Al यानी कि एल्यूमिनियम का चूर्ण इसके साथ मिलाया जाए तो ये एल्यूमिनियम में मैग्नीज को अपने ऑक्साइड से हटा देता है और मैग्नीज हमें लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट रिलीज होती है। इस अत्यधिक ऊष्मा की वजह से मैग्नीज पिघल जाती है, जिसलिए ये हमें द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार मैग्नीज हमने प्राप्त कर लिया और ये एक प्रकार की विस्थापन विधि है। अब देखिए थर्मिट अभिक्रिया। तो ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक ऊष्मा विमुक्त होती है, अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे धातु पिघल जाती है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जे की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। देखिए जो आयरन ऑक्साइड है यानी कि Fe2O3, इसको एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ मिलाते हैं तो इसमें अत्यधिक ऊष्मा विमुक्त होती है, जिससे जो आयरन है
वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाती है। तो इस प्रकार की इसमें जो पिघला हुआ आयरन को रेल की पटरियों के बीच में डाल दिया जाता है, जिससे पटरियाँ जुड़ जाती है। तो आयरन ऑक्साइड यहाँ एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को अपने स्थान से विमुक्त कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और आयरन जो है वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। इस आयरन का उपयोग हम रेल की पटरी और मशीनी कल पुर्जे उनकी दरारों को जोड़ने में करते हैं, इस पिघले हुए आयरन का। इस प्रकार की अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है।